जय हिंद साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोग मस्त तरीके से अपना अपना स्टडी करते होंगे। तो चलिए मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूं एक नया टॉपिक लेके, जिस टॉपिक का नाम है जनगणना। ये जो हम जनगणना पढ़ने वाले हैं, ये आपको स्टैटिक जीके में आते हैं। किस में आते हैं? स्टैटिक जीके में आते हैं। हालांकि जियोग्राफी में भी आते हैं, लेकिन हम लोगों को सही तरीके से स्टैटिक जीके में ही पढ़ लेना है, ठीक है? तो जनगणना हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं और आपको पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि आप जो जनगणना पढ़ने वाले हैं और आपको जो हम जनगणना पढ़ाएंगे, आखिर जनगणना का अर्थ क्या होता है? जनगणना क्या है? जनगणना किसे कहते हैं? है ना? सबसे पहले आपको आपके दिमाग में यही प्रश्न आएगा कि जनगणना क्या है या जनगणना किसे कहते हैं। देखिए, जनगणना उसी को कहते हैं, जैसे मान के चलिए कि अगर भारत सरकार कह दे कि जनगणना पूरे भारत में होना चाहिए, तो देखिएगा कि आपके यहाँ एक स्टाफ आएगा। जब जनगणना शुरू होगी तो आपके यहाँ स्टाफ जाएंगे, तो आपके यहाँ जो स्टाफ जाएंगे तो आपसे पूछेंगे कि बताइए आपके यहाँ कितने मेंबर हैं, तो आपको बताना होगा। उसके बाद पूछेंगे कि आपके यहाँ कितने के शादी हो चुके हैं, आपको बताना होगा। उसके बाद पूछेंगे आपसे इसमें जो है क्या कहते हैं कितने पढ़े लिखे हैं, आपको ये बताना होगा। उसी प्रकार से एक सूची तैयार किया जाता है, जिसे कहते हैं जनगणना। क्या कहते हैं? जनगणना। हालांकि बिहार में हुआ है जनगणना, है ना, हाल ही में हुआ है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जनगणना कैसे किया जाता है। प्रत्येक बस्ती में गए थे, प्रत्येक के घर पे गए होंगे, घर घर पे जाके जनगणना किए हैं स्टाफ वगैरह, है ना। तो इसमें जो है जनगणना इसी प्रकार से किया जाता है, समझ गए ना। एक मतलब जो है कहानी बताते हैं आप लोगों को। एक मूवी है ना। उस मूवी में जो है एक स्टाफ को जनगणना के लिए जो है ना उसको दिया गया पेपर कि आप जाइए, आप जो है जनगणना कीजिए, ठीक है, आप जनगणना कीजिए। बोला ठीक है साहब, जनगणना हम कर देंगे। तो वो सारा पेपर लिया, वो जो है चल पड़ा जनगणना करने के लिए। तो एक घर पे गया, उस घर पे गया तो एक बूढ़ी माता थी। उससे पूछती है कि माता जी आप ये बताइए कि आपके यहाँ या आपके कितने बाल बच्चे हैं। तो बूढ़ी माता बोलती है कि मेरे यहाँ 5 बाल बच्चे हैं, या मेरे को 5 बाल बच्चे हैं। तो बोला ठीक है, तो वो नोट कर लिया कि 5 बाल बच्चे हैं इसको, ठीक। उसके बाद कहता है अच्छा ये बताइए आंटी आपकी शादी हुई है। उसको लगाया थोपी जो जोर से, उसको थप्पड़ लगाया उसको। चट्टा कहीं का ये पूछता है कि आपकी शादी हुई है, बिना शादी के 5 बच्चा हो गया हमको जी, है ना। उससे बोला कि क्या हो गया, मतलब जो है आपसे तो यही पूछे कि आपकी शादी हुई है, फिर लगाया थप्पड़ उसको। अब वो भी आश्चर्य में आ गया, स्टाफ भी, कि आखिर हमको क्यों मार रहा है ना। ये भागे भागे गया अधिकारी के पास कि सर हम वहां पे गए सर्वे करने के लिए, जनगणना करने के लिए, तो वो जो क्या कहते हैं हमको मारे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बोला कि ऐसा क्यों मारा, आखिर क्यों मारा तुमको, कारण बताओ। तो बोला कि देखिए सर हम वहां पे गए, बूढ़ी माता थी, उसको हम पूछे कि बताइए बूढ़ी माता आपके कितने बाल बच्चे हैं, तो वो बोले मेरे को 5 बाल बच्चे हैं। उसके बाद उससे पूछे कि आपकी शादी हुई है, बस इतना ही पूछे कि बस हमको लगा दे थप्पड़। बोला कि रे पागल, उल्टा बोला तब ना मारा तुमको, ऐसा नहीं पूछना है, मतलब जो बात तुम बोला है ना इसका तो विपरीत पूछना किसी और से, जाओ। बोला ठीक है सर, है ना। उसको फिर जो है मान के चलिए वो अधिकारी जो थे, बोला जो तुम बात बोला था उसका उल्टा बोलना। बोला ठीक है साहब। फिर वहां से चल दिया सर्वे करने के लिए, जनगणना करने के लिए। जब गया, जब दूसरा घर पे जाती है तो एक लड़की थी, ठीक है। तो वो लड़की थी तो वो क्या कहते हैं उस लड़की से पूछती है वही स्टाफ, ये बताओ कि तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारी शादी हुई है। बोलता है कि नहीं नहीं है वो, अंकल मेरी शादी नहीं हुई है। अच्छा आपकी शादी नहीं हुई है, तो वो क्या किया,
लिस्ट पे लिख दिया कि आपकी शादी मतलब जो है इस लड़की की शादी नहीं हुई है। नोट कर लिया। उसके बाद पूछता है ठीक है आप ये बताइए कि आपके कितने बाल बच्चे हैं। उससे पूछ रहे कि आपके कितने बाल बच्चे हैं, वो भी लगाया थप्पड़। बोलता है बेहुदा कहीं का, आप जो है ऐसा प्रश्न करते हैं हमसे, मेरा शादी ही नहीं हुआ है, आप पूछ रहे कि कितने बाल बच्चे हैं। भागे यहाँ से। मार मार कर उसको क्या करते वहां से भगा दिया। गया स्टाफ अधिकारी के पास, बोलता कि साहब हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है, जनगणना मेरे दिमाग से बाहर है। अब कैसे हम पूछे, आप बोले इससे इसके उल्टा पूछना, हम जाके वहां उल्टा पूछे कि बताइए आपकी शादी हुई है, वो बोला कि नहीं हुई है। अब फिर पूछे उससे कि आपके कितने बाल बच्चे हैं, तो हमको फिर वही वो भी थप्पड़ लगा दिया। आखिर ऐसा क्यों क्या? बोला कि रे पगला, जिसका शादी नहीं हुआ उसको बाल बच्चा कहाँ से होगा। समझ गए ना। तो ऐसा ऐसा कहानी होता भी है रियल में। तो ठीक है, तो ये कहानी होती है। तो जनगणना में होता क्या है कि जनगणना प्रत्येक यानी जो है ना 10-10 वर्षों पे कराना चाहिए। समझ गए ना। तो सबसे पहले जो है जनगणना जो हुए थे, अपना भारत में जो जनगणना हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। और लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाया गया था। प्रथम जनगणना किसके द्वारा करवाया गया था? लॉर्ड मेयो के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। आगे प्रथम आधिकारिक नियमित जनगणना कब हुआ था? 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा करवाया गया था। अब समझते हैं इन दोनों के बारे में, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन के बारे में। देखिए, ये लॉर्ड मेयो जो साहब थे ना, ये 1872 ईस्वी में जनगणना तो करवाए थे, लेकिन क्लियर रूप से आधिकारिक तौर पे नहीं हुआ। तो इतना सब समझ लीजिए आप। समझ गए? क्लियर तौर पे जो है जनगणना नहीं हुई थी। जब लॉर्ड रिपन साहब आए, तो ये क्या किया, 1881 ईस्वी में स्पष्ट रूप से नियमित रूप से जो है ना, ये क्या किए, जनगणना करवाए। जनगणना करवा करके उसके बाद कहे यही साहब, लॉर्ड रिपन साहब कहे कि देखिए, जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में होनी चाहिए, प्रत्येक 10 वर्षों में होनी चाहिए। तो लॉर्ड रिपन का ही बात रहा गया वहां पे। और लॉर्ड रिपन जो कहा कि 10 वर्षों में होनी चाहिए क्या, जनगणना, तो उसके बाद प्रत्येक 10-10 साल पे, प्रत्येक 10-10 साल पे जो है ना जनगणना होना शुरू हो गया। ठीक है, जनगणना होना शुरू हो गया। तो जनगणना नियमित रूप से कब से शुरू हुआ? तो 1881 ईस्वी में। अगर प्रथम पूछेगा ना आपसे कि प्रथम बार जब भारत में जनगणना कब हुआ था, तो 1872 ईस्वी में। कौन करवाया था? तो लॉर्ड मेयर ने करवाया, लॉर्ड मेयो ने करवाया था। आगे प्रथम आधिकारिक नियमित जनगणना किसने करवाया था? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, है ना। आगे संघ सूची का विषय, परिवार नियोजन। और परिवार नियोजन जो है समवर्ती सूची में आता है। संघ सूची का विषय है, ये जो है आपको भारत सरकार के अंदर आ जाते हैं, है ना। जनगणना कराना, अगर पूरे भारत में अगर जनगणना होगा तो ये कौन करा सकता है? आपको प्रधानमंत्री ही करा सकते हैं। कौन करा सकते हैं? तो प्रधानमंत्री। अच्छा एक बात और, आप लोगों को जो अभी हम जनगणना पढ़ाने वाले हैं, ये 2011 का जनगणना पढ़ाएंगे। ठीक है। सर ये क्या है, 2021 का न पढ़ाइएगा, 11-10-21, तो 2021 2025 चल रहा है, तो 2021 का न पढ़ाइएगा सर जनगणना। तो 2021 में अभी जनगणना नहीं हुआ है। अब क्यों नहीं हुआ है, वो जा करके नरेंद्र मोदी से पूछ लीजिएगा क्यों नहीं करवाए जनगणना। ठीक है ना। इसका जवाब वही नरेंद्र मोदी दे सकता है। ठीक है। तो हालांकि देखिए, प्रत्येक 10 वर्ष पे जो है ना जनगणना होनी चाहिए, लेकिन इस बार क्या हो गया, लेट हो गया। अब लेट क्यों किया, वो तो आप नरेंद्र मोदी ही जवाब देंगे, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं क्या कहते हैं, भारत की 15वीं जनगणना, है ना। अभी तक जो है ना भारत की 15वीं जनगणना तक हो चुका है 2011 तक। ठीक है। अभी मोदी जी नहीं करवाए हैं, है ना। मोदी जी जो अब करवाने वाले हैं, ये आपको नरेंद्र मोदी जी जो कराएंगे जनगणना 2026 से शुरू करवाएंगे, 2026 से शुरू करेंगे और 2027 तक खत्म हो जाएगा। यानी 1 साल के अंदर, यानी आपको जो क्या कहते हैं जनवरी आने वाला है ना, 2026 जैसे ही आएगा, उसके बाद जो है जनगणना का जो है ना काम क्रिया क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। 2026 से शुरू होगा और 27 तक में क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए,
तो हालांकि आपको मान के चलना है 10-10 वर्ष, समझ गए ना? ऐसा नहीं जो मान के चलिए इस बार लेट हो गया तो प्रत्येक साल लेट होगा, नहीं, लेट नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या है कि स्वतंत्र के बाद 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र के बाद जो है 7वीं जनगणना है। ये 2011 तक जो जनगणना हुआ है तो 7 बार जनगणना हो चुका है। भारत को स्वतंत्र होने के बाद जो है 7 बार जो है जनगणना हो चुका है अपना भारत में। 1951 से शुरू हुआ था, 1951 से शुरू हो गया था जनगणना। अब देखिए 51 से 1961, 1961 से 1971, 1971 से 1900 क्या कहते हैं 1981, फिर 91, फिर 2001 होगा ना, फिर 11 हुआ ना जी। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार हुआ ना जी। तो 2011 तक यानी स्वतंत्र होने के बाद अपना भारत जब आजाद हुआ उसके बाद कुल 7 बार जनगणना हुआ है। कितना बार हुआ है जनगणना? तो 7 बार, यानी 7वीं जनगणना है। कौन? 2011 ईस्वी में। ठीक है, हाँ आगे देखिए, आगे है 7वीं जो जनगणना हुई थी उसका आयुक्त कौन किए थे? तो सी चंद्रमौली साहब ने किए थे। यानी उसका जो प्रभार, उसको जो प्रभार दिया गया था, किसको दिया गया था? सी चंद्रमौली साहब को दिया गया था। किसे दिया गया था? तो सी चंद्रमौली साहब को दिया गया था। और उस समय में एक नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बात सही है। चलिए एक देखिए, एक नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, बात परफेक्ट बैठता है। देखिए, जब तक जनगणना नहीं होगा 10-10 वर्षों पे, तब तक आप कैसे आकलन कर सकते हैं कि भारत में कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं? अगर मान के चल कितने क्या कहते हैं कितने शहर में निवास कर रहे हैं जनसंख्या, और कितने क्या कहते हैं ग्रामीण इलाके में जो है जनसंख्या निवास कर रहे हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा? जब तक आप जनगणना नहीं करवाइएगा, जब तक आप जनगणना नहीं होगा, तब तक तो पता नहीं चलेगा कि गांव में कितने हैं, शहर में कितने हैं, नगर में कितने हैं, कैसे पता चलेगा? जैसे मान के चलिए महिलाओं के लिए कुछ योजना लाना है, तो महिलाएं कितने हैं पूरे भारत में, ये तो आपको जानना बहुत जरूरी है। जब आप नहीं जानेंगे तो फिर जनगणना क्या कहते, कोई भी योजना लाने में तो दिक्कत तो होगी ही होगी, है ना? यानी मतलब एक प्रकार से समझ जाइए कि जनगणना कराने से जो है ना हर एक चीज का एक अनुभव हो जाता है कि कौन सा जात कितना पीछे चल रहा है, कौन सा जात कितना आगे बढ़ चुका है जनगणना के मतलब जनसंख्या के दृष्टिकोण से, है ना? कौन सा जाति ज्यादा पिछड़ा हुआ है, तो उन सभी पे जो है एक प्रकार से क्या किया जाए, एक प्रकार से उसके ऊपर फोकस किया जाए, और उसके साथ एक 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 मतलब एक पर एक जो है एक नया नया एक प्रकार से क्या कहते हैं कोई ना कोई फंड लाए, जिससे गरीब लोगों को एक मदद मिल सके, है ना? गरीब लोगों को मदद मिल सके और उसके सहायता से आगे बढ़ सके, है ना? तो अभी के समय में देखते होंगे कि एससी एसटी के लिए बहुत ही ज्यादा छूट दिया गया है ना? अब तो मान के चलिए बहुत दिनों से जनगणना तो हुई ही नहीं है। अब कितना एससी एसटी है, कितना ओबीसी है, कितना जनरल है, कितना बीसी 2 है, ये सब कैसे पता चलेगा? जब तक जनगणना नहीं होगा तब तक तो पता नहीं चलेगा। कोई भी योजना लाएगा एससी एसटी के लिए, तो एससी एसटी में कितना जनसंख्या है पता ही नहीं है, तो दिक्कत तो होगी, है ना? चलिए आगे है, आजादी के बाद प्रथम जनगणना कब हुई थी बाबू? 1951 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। आजादी के बाद भारत में जो जनगणना हुआ था वो 1951 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हैं, देखिए आप प्रश्न बनाए, आपको बनाना है। देखिए प्रश्न है आपका कि भारत में पहली जनगणना वर्ष डैश में हुई थी, कब हुई थी? 1872 या 1890 या 1980 या 1920? कब हुई थी बताइए? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। कोई दिक्कत नहीं ना? नियमित रूप से कहेगा तब होगा आपको 1881। प्रथम पूछा है, पहली बार पूछा है, तो ये आपका 1872 ही होगा। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है? आगे भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्र के बाद डैश राष्ट्रीय जनगणना थी। स्वतंत्र के बाद पूछ रहा है ना जी, 7वीं 9वीं 10वीं चौथी क्या होगा? तो 7वीं होगा, है ना? 7वीं गिनती कर लीजिए, 1951 से शुरू हुआ था,
1951 में भी हुआ था। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना जी, हुआ ना। चलिए आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। कितना है? 121 करोड़ है। भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या है भारत की। ठीक है, आगे है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन है? तो नंबर 1 पे आता है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे आता है महाराष्ट्र, अपना बिहार, नंबर 3 नंबर पे आता है, और पश्चिम बंगाल 4 नंबर पे आता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल 4 नंबर पे आता है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा राज्य सबसे बड़ा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। दूसरा नंबर पे क्या, कौन सा राज्य आता है? दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरा नंबर पे अपना बिहार, चौथा नंबर पे पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे, भारत में न्यूनतम जनसंख्या, भारत में न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? तो सिक्किम और मिजोरम में है, सिक्किम और मिजोरम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या है। ठीक है, सबसे कम पूछेगा तो सबसे कम यानी न्यूनतम पूछेगा तो लक्षद्वीप होगा। क्या होगा? लक्षद्वीप होगा। आगे है, बताइए, अब प्रश्न है यहाँ पे 2-3 को। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तमिलनाडु या राजस्थान या मध्य प्रदेश या यूपी? क्या होगा जी? अभी जस्ट बताए हैं ना आपको, कहाँ ध्यान रहता है? बताए ना अभी, जवाब तो क्या होगा? क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको यूपी यानी उत्तर प्रदेश। होगा ना? नहीं होगा? अरे होगा ना जी, यहाँ पे देख लीजिए ना, क्या आप लोग भी जो है ना 2000 यहाँ पे देखिए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, एक नंबर में है उत्तर प्रदेश। तो कहाँ ध्यान रहती है आप लोगों का, है ना? तो यूपी होगा। क्या होगा? यूपी होगा। आगे है 2011 जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की उत्तर प्रदेश के बाद जनसंख्या दूसरे स्थान पर है? क्या होगा जी? बिहार या पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? बिहार तो 3 नंबर पे आता है जी, 2 नंबर पे थोड़ी आता है। पश्चिम बंगाल तो 4 नंबर पे आता है, और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरे स्थान पे आते हैं, आते हैं ना। पहला नंबर पे उत्तर प्रदेश है ना, दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरा नंबर पे बिहार, और चौथा नंबर पे पश्चिम बंगाल, और महाराष्ट्र होगा। क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। ठीक है, आगे देखिए, साक्षरता। 7 वर्ष और उसके अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ ले और लिख ले, है ना, उसी को साक्षर माना जाता है। क्या माना जाता है? यानी 7 वर्ष के बच्चे हो या 7 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हो, या 7 वर्ष से अधिक उम्र के कोई भी हो, ठीक है, वो लिखना और पढ़ना समझ ले और सीख ले तो उसी को साक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। देखिएगा यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता 74.04% है। यानी 74.04% कुल जनसंख्या है भारत में साक्षरता। साक्षर कितने साक्षर है? तो 74.04% है। ठीक है, नेक्स्ट, आगे पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। कितना है? 82.14% है। कोई दिक्कत? यानी पुरुष समझते हैं ना? नहीं समझते हैं? मर्द, पुरुष, मेल, अब समझे? मेल, मेल जो है ना 2011 की जनगणना के अनुसार जो है कितने साक्षर हैं? तो 82% भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 82% कर सकते हैं, है ना। 82.14% जो है ना आपको पुरुष साक्षरता है, और महिला साक्षरता 65.46% है। ठीक है,
आगे पुरुष और महिला साक्षरता में कितने का अंतर है? 16.68% का अंतर है। अब कितना है पता नहीं। अब आपको क्या लगता है जी? अब लगता है घट गया होगा महिला का ये साक्षरता। जैसे अंतर 16.68% है ना, तो हमको लगता है मुश्किल से कितना इस जगह पे 5-6% होगा। जनगणना अभी नहीं ना हुआ है, अभी कितना मतलब अनुभव कर सकते हैं, है ना? अप्रोक्स हम आप बताए आपको, है ना? अब तो 2026 में शुरू होगा, 27 जब लिस्ट आएगा ना, तो 27 में फिर पता चल जाएगा कि कितना का अंतर है। हो सकता है कि आ, महिला ही बढ़ जाए साक्षरता में, ये ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा? महिला भी बढ़ सकती है, पुरुष घट भी सकती है ना? क्यों? क्योंकि अभी के समय में देख लीजिए अपना खास करके बिहार में महिला के प्रति इतना न ध्यान दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि बात ही मत पूछिए। सरकार को लगता है कि सारा कुछ महिला ही है, समझे ना? अब समझिए हर एक फील्ड में महिला को ही छूट दी गई है। अब जॉब सेक्टर में ही देख लीजिए, जॉब सेक्टर में देख लीजिए 35% का आरक्षण दे दिया है, यानी 35% सीट रिजर्व हो जाएगा लड़की के लिए ही, सिर्फ और सिर्फ। समझ गए ना? नीतीश कुमार है बिहार में, तो नीतीश कुमार जब तक रहेगा ना अपना बिहार में, तब तक महिला के प्रति बहुत अच्छा योजनाएं लाएंगे। समझ गए ना? और उसके प्रति बहुत ही अच्छे चीजें जो है ना क्या करते हैं, योजनाओं को लाते हैं और प्रकाशित करने का काम करते हैं। समझ गए ना? तो कभी भी नीतीश कुमार जो है अपने बिहार के लिए गलत नहीं किए हैं, और डेवलप के प्रति भी नीतीश कुमार नंबर 1 नेता है कि नहीं है? सभी को पता है नीतीश कुमार किसी भी डायरेक्शन में कोई भी गलत काम नहीं किए हैं। समझ गए ना? बशर्ते लड़का के साथ जो थोड़ा सा अन्याय किए हैं, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ जो है ना लड़का को भी देना चाहिए, छूट करना चाहिए, है ना? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आप मान के चलिए, देख लीजिए आप कि इंटर में भी लड़का वगैरह फर्स्ट डिवीजन करता है तो कुछ भी नहीं मिलता है, ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन करता है कुछ भी नहीं मिलता है। अब जॉब सेक्टर में चले जाए तो कोई आरक्षण नहीं है। लड़की को देख लीजिए, इंटर में फर्स्ट डिवीजन करेगी उसमें रुपया है, ग्रेजुएशन में करेगी पास उसमें रुपया है कि नहीं है? अब जॉब का तैयारी करेगी, उसमें उसको पहले से 35% का आरक्षण मिला हुआ है, तो कितना मतलब बेनिफिट लेगी लड़की वगैरह। तो इसीलिए जो है ना अभी समय आप समझ लीजिए कि महिला ज्यादा अब एजुकेशन लाइन से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। और पेरेंट्स, अभिभावक लोग भी क्या चाहते हैं कि मेरे बाल बच्चे, यानी अधिकतर लड़की पढ़ लिख लेगी तो इसके लिए एक अलग अलग अच्छा योजनाएं आएंगे, तो क्या होगा, बेनिफिट होगा। क्या होगा? बेनिफिट होगा। अभी देख लीजिए कोई भी अगर मैट्रिक कर लेती है लड़की वगैरह, उसका तो उसका गार्जियन अवश्य चाहती है कि इंटर कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, ताकि रुपया अच्छा से अच्छा आ जाए, और आगे जो है न कोई इसको क्या हो जाएगा, एक मतलब सफल हो ही जाएगा। क्यों सफल हो जाएगा? क्योंकि इसके पीछे क्या है, आरक्षण लगा हुआ है। आरक्षण के प्रति उसको क्या हो जाएगा, अगर सही तरीका से अगर मेहनत करेगी तो जॉब भी मिल सकती है ना? तो चलिए अब क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, है ना? फिर हम कल इसी अंदाज में आप लोगों के बीच पुनः मैं क्लास लेके आऊंगा। बस अब हम क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आप जितने भी इस क्लास को देख रहे हैं, उन सभी से आग्रह है या रिक्वेस्ट है ना, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, बाय बाय।